बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का बांग्लादेश बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया हो गया है। आखिर क्यों? बांग्लादेश ने चाइना को वो प्रोजेक्ट दे दिया है जिसको पिछले 12 साल से इंडिया लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये सिर्फ कोई बिजनेस लॉस नहीं है, बल्कि इससे चाइना के पास नॉर्थ ईस्ट में वो ताकत आ जाएगी जिसे वो पिछले 70 सालों से हासिल करना चाहता था। इंडिया की सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। चाइना कैसे डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली और मिलिट्रली भारत की घेराबंदी कर रहा है। हमारा आप कोई भी पड़ोसी ले लो, वो इस वक्त चाइना के साथ है। आखिर कैसे और फिर से आखिर क्यों? बीजेपी की एंटी मुस्लिम और एंटी बांग्लादेश पॉलिसीज़ की वजह से बांग्लादेश, जो साउथ एशिया में एक लौता दोस्त था भारत का, वो भी इंडिया से इतनी दूर हो चुका है कि वो इस वक्त इंडिया की सिक्योरिटी के बारे में भी नहीं सोच रहा जब वो चाइना के साथ डील कर रहा है। अब जब चिड़िया चुग गई खेत वाला मामला हो गया है, तो सरकार ने बांग्लादेश की बटरिंग शुरू की है, जहां पर वो वीज़ास को ईज करके रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी बातों को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले इन सब की शुरुआत बीजेपी से हुई है, इनकी एंटी मुस्लिम पॉलिसीज से हुई है। आप इंटरनेशनली कोई भी रिपोर्ट उठा लें, किसी भी थिंक टैंक को देख लें, इंटरनेशनल मीडिया पर रिसर्च कर लें, यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स पढ़ लें, आपको एक बात इस वक्त पिछले 12 साल से कॉमन लगेगी कि पूरी दुनिया बीजेपी को एक एंटी मुस्लिम पार्टी बोलती है। और सिर्फ दुनिया में ही नहीं, अगर आप इंडिया में भी देखेंगे तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, माइनॉरिटी ग्रुप्स बीजेपी को एक एंटी मुस्लिम पार्टी बोलती हैं, क्योंकि बीजेपी की पॉलिसीज़ एंटी मुस्लिम हैं। और जब ये चीज़ें बांग्लादेश के अंदर पहुंचती हैं और कुछ पॉलिसीज़ बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हो जाती हैं, तो वो एक अलग नज़रिए से देखता है। मतलब बीजेपी की इंटरनल पॉलिसीज़ डिप्लोमेसी में उनके ऊपर भारी पड़ रही हैं, और ये इतनी भारी पड़ रही हैं कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का इस वक्त एक अलायंस बनता हुआ दिख रहा है। बीजेपी ने एक बार फिर से डिप्लोमेसी में झंडे गाड़ दिए हैं। इनकी एंटी मुस्लिम कैंपेन अब इनकी कमर तोड़ रही है। इन्होंने हमेशा ये शो किया कि अगर बीजेपी इलेक्शन जीतेगी, चाहे स्टेट का हो या सेंटर का हो, उस स्टेट से या पूरे इंडिया से, ये मुस्लिम इन्फ्लुएंस का खात्मा कर देंगे। इन्हें आप लेकर आओ, मुस्लिम इन्फ्लुएंस ख़त्म होगा। और अपनी इसी कैंपेन के तहत इन्होंने मस्जिदों को शहीद किया, मदरसों को तोड़ा, मुसलमानों के घर तोड़े, बिजनेसेस को तबाह किया, झूठे केसेस किए और जवानों को जेलों में डाला। अभी एक केस बड़ा अजीब सा है उत्तर प्रदेश का, उसमें बजरंग दल को उल्टा बोलने के लिए पुलिस ने FIR दर्ज की, पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट किया, बुरी तरह से पीटा, उसके बाद उससे माफ़ीनामा करवाया। फिर पुलिस ने स्टेटमेंट में बताया कि क्योंकि बजरंग दल को उल्टा बोला गया था, इसलिए कहा गया है। बजरंग दल है कौन? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बजरंग दल के लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं, या फिर वो नेशनल आर्मी का हिस्सा है, कोई रेजिमेंट है? वो कुछ भी नहीं है। लेकिन पुलिस कितनी ज़्यादा एक्टिव है, आप ये देखो। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि उन लकड़बग्गों का क्या, जो आए दिन हिंदुस्तान की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और हिंदुस्तान के मुसलमान लीडर्स को गाली देती हैं और चुपचाप निकल जाती हैं। पुलिस ने कितनों से माफ़ीनामे बनवाए, कितनों को अरेस्ट किया, कितनों पर FIR की और कितनों की टांगें तोड़ी। पुलिस ने कुछ नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर गलती आपके लीडर्स की भी है। आपके लीडर्स ऐसे हैं जो अगर किसी मुसलमान जमात के हेड हैं तो वो 2 महीने बीजेपी की तारीफ़ करेंगे और फिर अगले 6 महीने बीजेपी को कोसेंगे, फिर 2 महीने बीजेपी की तारीफ़ करेंगे, अगले 6 महीने बीजेपी को कोसेंगे। इन्होंने एक मिक्स सिस्टम बनाया है ताकि बैलेंस बना रहे। इसके बाद है दूसरी कैटेगरी आपके उन नेताओं की जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा बनते हैं, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी में जाने से पहले उसके दफ्तर के बाहर ये अपना तरीका, अपना सिस्टम, अपनी आइडियोलॉजी, इस्लामिक वैल्यूज़ और साथ में अपने कपड़े, ये सब कुछ उतार कर उस पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में जाते हैं। वहाँ पर नए कपड़े पहनते हैं, नया तरीका, नया सिस्टम लेकर आते हैं। फिर क्या होगा? सिलेक्शन आपने किया है, इलेक्शन आपने किया है, लेकिन वो आदमी तरफदारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की करेगा। उसको कोई मतलब नहीं ज़मीन पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। लीडर बना मुसलमानों की वजह से, लेकिन उसको तरफदारी करनी है अपनी जमात की। खैर, इनकी बात छोड़ो, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। पर बीजेपी ने पिछले 10-12 सालों में अपने एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टर्स को सब कुछ परोस के दे दिया। अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है करने को। तो उन्होंने ये सोचा कि कैसे एक बार फिर से अपने एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टर्स को अपने झांसे में लिया जाए। तो पहला स्टेप इन्होंने ये लिया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिस्ट्री को टारगेट करो, हिस्ट्री को बदल दो, मुसलमान बादशाहों को विलेनाइज करो और मुसलमानों को तकसीम करो मकामी मुसलमानों और बाहर के मुसलमानों के बीच में। ये आपको ये बता रहे हैं कि 800 साल पहले, 1000 साल पहले, 600 साल पहले जो लोग आए थे और आज हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन गए हैं, वो हमारे लोग हैं ही नहीं। अब बीजेपी हमें बताएगी कि कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है, कौन अपना है, कौन पराया है।
कौन अंदर का मुसलमान है और कौन बाहर का मुसलमान है। लेकिन इतना सारा ड्रामा करने के बावजूद भी इनके एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टर का मन नहीं भर रहा, वो कह रहे हैं कुछ और करके दिखाओ। तो फिर इन्होंने मीडिया को लगाया और वो दिन रात पाकिस्तान 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 मीडिया में करती है और पाकिस्तान को हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ लिंक करती है। हालांकि दोनों कम्युनिटीज़ का आपस में इस वक्त कोई नाता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लिंक करेंगे। इंडिया के अंदर पाकिस्तान के बारे में हमारा मीडिया इतना डिस्कस करता है कि इंडिया के लोगों को इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में मालूम पड़ गया है कि वहाँ कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कौन कौन से प्रोविंसेस हैं, क्या चल रहा है, कहाँ पर इन्फ्लेशन है, कहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या हालत है पूरे पाकिस्तान की। इनको सारी बातें मालूम पड़ चुकी हैं। इनको ये नहीं मालूम कि मणिपुर में क्या हो रहा है, म्यांमार से कैसे ड्रग्स आ रही है, इंडिया में इन्फ्लेशन कैसा है, हिंदुस्तान में जो बारिश हो रही है उससे चारों तरफ कैसे बड़े बड़े शहर पूरे पूरे डूब जा रहे हैं। नहीं, इन्हें कराची की बरसात के बारे में बात करनी है। लेकिन इससे भी दिल नहीं भरा, कुछ और करो इनके एंटरटेनमेंट के लिए। तो बीजेपी ने मीडिया को काम दे दिया कि बांग्लादेश बांग्लादेश रटो, अपने नेताओं को काम दे दिया कि बांग्लादेश बांग्लादेश रटो। बीजेपी नैरेटिव ये चला रही है कि बांग्लादेश से करोड़ों मुसलमान जो बंगाली हैं वो हिंदुस्तान में आकर रह रहे हैं। अब क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर भी मुस्लिम्स की बड़ी पॉपुलेशन है, तो इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। अब ये लोग पूरे इंडिया में रोम करते हैं, बीजेपी को मालूम ही नहीं पड़ पाता। ये बीजेपी का क्लेम है। ये जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इसमें करोड़ों तो बांग्लादेशी हैं, इन्हें हटा दिया जाएगा। और क्लेम्स यहीं पर रुक नहीं रहे। एक और बड़ा क्लेम है कि वो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए हिंदुस्तान में घुस रहे हैं। यानी बांग्लादेशी हो सकता है ये सोचता हो कि उनका स्टेट मैक्सिकन स्टेट बजा कैलिफोर्निया है और हमारा वेस्ट बंगाल अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया है। वो लोग मर रहे हैं घुसने के लिए। लेकिन अगर भाजपा ने बोला है तो फिर कुछ सोच समझ कर बोला होगा, कोई उनको कुछ कहने वाला तो है नहीं, क्योंकि ओपोजिशन तो एक हिसाब डेड हो चुकी है। जब बड़े मुद्दे रहेंगे ओपोजिशन डेड हो जाएगी, उसके बाद ये उम्मीद करेगी कि हमारी पूरी कम्युनिटी मिलकर उन्हें सपोर्ट करे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी जान बीजेपी से बचा लेंगे। यही एक चीज़ है जो वो आपको ऑफर करते हैं इलेक्शंस के वक्त। इस वक्त बीजेपी लगी पड़ी है कि वो बॉर्डर्स पर मुस्लिम्स की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को खड़ा कर दे, ऐसे बंगाली जो वेस्ट बंगाल के हैं लेकिन उनको बांग्लादेशी बताकर वहाँ भेजना चाहें। अगर वो लोग वहाँ खड़े रहे और अपनी 7 पुश्तों का ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखाने लगे तो भी ओपोजिशन वहाँ उन्हें बचाने नहीं जाएगी, क्योंकि उनकी अपनी सियासत है बैलेंस की, इधर भी बैलेंस उधर भी बैलेंस। अब ये तो सवाल करेंगे नहीं, लेकिन हमें तो करना पड़ेगा। अब मेरा बीजेपी से सवाल ये है कि बीजेपी पिछले 20-30 साल से रो रही है बांग्लादेश से घुसपैठियों के इशू को। पिछले 12 साल से बीजेपी सत्ता में है और बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की होती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, होम मिनिस्ट्री अमित शाह के अंडर आती है। अमित शाह किसके हैं? बीजेपी के हैं। मतलब बीजेपी ही रो रही है और बीजेपी की जिम्मेदारी। किस लेवल का पागलपन है। अब बांग्लादेश में नई सरकार है जो कि रेवोल्यूशन के बाद बनी है। उससे पहले बांग्लादेश के अंदर आम लोगों के अंदर ये सेंटिमेंट थे कि आवामी लीग बांग्लादेश फर्स्ट की पॉलिसी पर नहीं चलती, आवामी लीग इंडिया को ज़्यादा तवज्जो देती है। साथ में लोगों का ये भी मानना था कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के जो रिलेशंस हैं उसमें इक्वलिटी नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी एंटी बांग्लादेश एक्टिविटीज़ होती हैं, बावजूद उसके शेख हसीना इन सारी बातों को एड्रेस नहीं करती। अब बीएनपी जो सियासत करती थी उस सियासत का कोर ही यही था कि हम जब आएंगे तो बांग्लादेश फर्स्ट की पॉलिसी पर चलेंगे। अब जैसे ही वो हुकूमत में आए तो ऐसा नहीं चलेगा कि आप उन्हें उल्टा बोलोगे और वो तुम्हारी शान में कसीदे पढ़ेंगे। तो बांग्लादेश ने काउंटर स्टेप्स लिए हैं। अब गवर्नमेंट चेंज होने के बाद सबसे पहले पड़ोसी देश आया जाता है। इस बात को क्लियर किया जाता है कि सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा, दोनों देशों के बीच में रिलेशंस बेहतर रहेंगे। लेकिन तारिक रहमान ने ऐसा नहीं किया। वो इंडिया से पहले मलेशिया गए और उसके बाद चाइना गए, और चाइना की विज़िट कोई छोटी मोटी सिंबॉलिक विज़िट नहीं थी। चाइना में वो कुछ ऐसे स्टेप्स लेकर आ गए हैं जो बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया थे, जिनकी वजह से आजकल इंडिया की गवर्नमेंट को काफ़ी कुछ नया सोचना पड़ रहा है कि कैसे ये रिश्ते सुधारे जाएं और कैसे हालात को बेहतर किया जाए। और कुछ ऐसा भी था जो मिस हो चुका है। लेकिन इस क्लियर सिग्नल से कि बांग्लादेश की पॉलिसी शिफ्ट हो गई है, उसे समझने से पहले, उसके इम्पैक्ट को समझने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो ये कि आखिर तलखी आई क्यों। कुछ लोग इसे बस इतना मान रहे हैं कि पहले वहाँ पर हुकूमत के अंदर आवामी लीग थी, आवामी लीग प्रो इंडिया थी, अब बीएनपी है, बीएनपी राइट विंग है, इसलिए वो इंडिया के ख़िलाफ़ है। बस इससे ज़्यादा बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा है। नहीं,
बांग्लादेश एक पैटर्न में इन चीज़ों को देख रहा है। उसे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है जो मुसलमानों का परसिक्यूशन कर रही है, प्लस उसके आने की वजह से इंडिया में एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो सोशल मीडिया के थ्रू जा रहे हैं और बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में भी बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में बीजेपी के नेता अखंड भारत की बात करते हैं, बांग्लादेश के ऊपर कब्जे की बात करते हैं। जब ये सारी चीज़ें मिक्स होकर बांग्लादेश पहुंच रही हैं तो उनको फील हो रहा है खतरा कि इंडिया अब एक एक्सट्रीमिस्ट स्टेट बन गया है और अब वो बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर सकता है। इसलिए उसने स्ट्रेटजिकली और मिलिट्रली अपने टाइज डेवलप किए हैं चाइना के साथ और आगे एक मजबूत टाइज वो डेवलप करने वाला है पाकिस्तान के साथ। मतलब वो देश जो हमेशा हमारा दोस्त था, जिसने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, जिसके फ्रीडम में इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, वो देश भी इंडिया के हाथ से छूटने वाला है। आप अगर अपने सारे पड़ोस में कंट्रीज़ को देखेंगे तो उन सारी कंट्रीज़ में बांग्लादेश एक लौती ऐसी कंट्री थी जिसको हम फ्रेंडली कंट्री कह सकते थे। अब चाइना में तारिक रहमान की विज़िट सिर्फ दिखावा और इंडिया को मैसेज नहीं था, ये विज़िट वज़न रखती है। वो कैसे? क्योंकि बांग्लादेश ने ऑफिशियली चाइना से टीस्टा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कहा है, यानी टीस्टा प्रोजेक्ट चीन को दे दिया गया है। ऑफिशियली इसका नाम है TRCMRP, टीस्टा रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट। और आपको अगर समझाने के लिए मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मोंगला पोर्ट चाइना को दे दिया जाएगा, चाइना उसमें डेवलपमेंट करेगा। मुसलसल 12 सालों से इंडिया ये कोशिश कर रहा था कि टीस्टा प्रोजेक्ट इंडिया को मिले और आखिर में इस प्रोजेक्ट को बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने चाइना को दे दिया है, जबकि बहुत सारी डील्स फाइनल हो गई थी, कंपनी सिलेक्ट हो गई थी, बहुत से लोगों को टेंडर भी मिल गए थे, यानी बहुत कुछ फाइनल था। पर अब वो चाइना को मिल गया है और इससे इंडिया को बहुत बड़ा लॉस होगा। लॉस सिर्फ इकोनॉमिक लॉस नहीं, एक स्ट्रेटजिक लॉस। क्यों? क्योंकि टीस्टा सिक्किम से इस जगह से निकलती है, फिर वेस्ट बंगाल जाती है, उसके बाद बांग्लादेश जाती है। अब इस प्रोजेक्ट के बनाने का मतलब है कि चाइना हमेशा वहाँ एक्टिव रहेगा और वो जगह चिकन नेक से बहुत करीब है, यानी भारत की कमज़ोरी। ये हो सकता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, जहाँ से सिर्फ 22 किलोमीटर का एक पतला सा रास्ता बचता है जिससे हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा, वहाँ पर चाइनीज़ मिलिट्री विराजमान हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि कहाँ, ये तो एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, इसमें चाइना अपनी फ़ौज कहाँ घुसेड़ देगा। तो मैं आपको बता दूं कि चाइना की हिस्ट्री रही है इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स में मिलिट्री को घुसा देने की। और मैं आपको एक रीसेंट सा एग्जाम्पल देता हूँ। श्रीलंका अपने लोन्स पे नहीं कर पाया, गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने उसके ऊपर दबाव बनाया, फिर श्रीलंका ने 99 ईयर्स की लीज पर अपना हम्बन टोटा पोर्ट उसको दे दिया है। वहाँ पर पहले बात यही हुई थी कि किसी भी तरह की मिलिट्री एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, लेकिन इस वक्त चाइनीज़ मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ पर है। चाइना एक मिलिट्री सबमरीन वहाँ पर एक्टिव करके रखता है और भी कुछ सामान प्रेजेंट है। चाइना ने बांग्लादेश से दोस्ती बढ़ाने के लिए कुछ मेजर स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि उन्होंने वादा किया है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा इकोनॉमिक कॉपरेशन करेंगे, चाइनीज़ कंपनीज़ बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करेंगी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, जो कि चाइना का ग्रेट प्लान है पूरी दुनिया में अपने ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान में भी है, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको म्यांमार और बांग्लादेश में साथ में डेवलप करने की वो बात कर रहा है। अब आप सोचो कि अगर इतनी ज़्यादा चाइनीज़ प्रेजेंस बांग्लादेश के अंदर होगी तो क्या मिलिट्री टाइज डेवलप नहीं होंगे। आने वाले दिनों में बांग्लादेश अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा और सबसे ज़्यादा हथियार चाइना से ही आएंगे। इस वक्त भी बहुत बड़े लेवल पर चाइना बांग्लादेश को हथियार सप्लाई करता है। इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी था कि टीस्टा रिवर प्रोजेक्ट इंडिया को मिले, क्योंकि उसके बाद चाइना हमारे ऊपर कोई स्ट्रेटजिक एडवांटेज नहीं बना पाता, लेकिन वो मौका निकल चुका है। अब डर कर बीजेपी को थोड़ा सा होश आया है और बीजेपी को लगा है कि नहीं, पड़ोसियों के साथ ऐसे रिश्ते नहीं रखने चाहिए, तो बीजेपी ने बहुत तेज़ी से बांग्लादेशीज़ के वीज़ास को अप्रूवल दिया है। ये बिजनेस और ट्रेड के लिए अच्छा है और मे बी आगे रिलेशंस को इंप्रूव करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। लेकिन सवाल फिर से वही है, तो ये सारी नौटंकी करने की क्या ज़रूरत थी? बीजेपी का एक तरीका बन गया है। तरीका ये कि जब जंगल को हरा भरा देखो तो पहले उसमें चिंगारी लगाओ, चिंगारी से लगेगी आग, आग से पूरा जंगल जब झुलस जाएगा तब बीजेपी डिजास्टर मैनेजमेंट करने पहुंचेगी। लेकिन इस डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रोसेस तक आते आते इतना वक्त बर्बाद हो जाता है कि चाइना हमारे ऊपर एडवांटेज बना लेता है। बीजेपी को मीडिया से एंटी बांग्लादेश रेटोरिक्स बंद करने होंगे। बीजेपी को अपने नेताओं को समझाना होगा कि वो बांग्लादेश चिल्लाना बंद करें। वो एक कंट्री है, इंडियन मुस्लिम्स नहीं है।
उनके पास ऐसे बहुत से ऑप्शंस होते हैं जिससे इंडिया को एज अ कंट्री दिक्कत होने लगती है। उन्हें एश्योरेंस देना होगा कि कुछ भी करने से पहले वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट बांग्लादेश से बात करेंगी। अगर उनके सिटीजन्स हमारे पास हैं तो लिस्ट बनाओ, उन्हें दो, वो वेरीफाई करें, वो लोग अपने सिटीजन्स को ले लेंगे। ये एक तरीका है दो कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लोगों को वापस कर देने का। बहुत सारे बीजेपी के एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टर्स हैं, वो बांग्लादेश के ऊपर अटैक चाहते हैं और कुछ रीजन्स उन्होंने बना रखे हैं। कहते हैं कि ये हिंदू मेजॉरिटी, यहाँ से एक नया हिंदू देश बना देंगे, बांग्लादेश के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। आप मुझे ज़रा एक बात बताओ साउंड माइंड से कि क्या नॉर्थ ईस्ट में हमें केओस और लड़ाई चाहिए? क्या 18 करोड़ लोगों के देश जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, उनसे लड़ना, उनसे जंग ठीक है? 1971 में हम सिर्फ पाकिस्तान की सिविल वॉर में पड़े थे, उसका रोना बीजेपी आज तक रो रही है, क्योंकि उसी वक्त से पलायन शुरू हुआ था, उसी वक्त से बंगाली लोग हिंदुस्तान के अंदर आना शुरू हुए थे और आने वाले 2-3 दशक तक आए। लेकिन उसमें जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, अप टू 80%, वो सारे हिंदूज थे। अब बीजेपी हिंदूज की बात नहीं करती, सिर्फ मुस्लिम्स की बात करती है। वो जो 80% हिंदूज थे उन्हें वापस भेजने की भी बात कर लो। अगर बीजेपी को रेफ्यूजीज से प्रॉब्लम है तो एक कोरे कागज़ पर लिख के दे दे कि रेफ्यूजीज नहीं चाहिए। इंडिया के मुस्लिम्स को रेफ्यूजीज से कोई लगाव नहीं है, आपको रेफ्यूजीज भेजने, सारे रेफ्यूजीज बिना धर्म देखकर भेज दो। लेकिन जब बीजेपी ये कहेगी कि हिंदू रेफ्यूजी आ सकता है, मुसलमान रेफ्यूजी नहीं आ सकता, तो हमें आपको ये बताना पड़ेगा कि इंडिया की 1/5 पॉपुलेशन, 20% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया मुसलमान है। इसीलिए अगर कोई हिंदू रेफ्यूजी आ सकता है तो मुसलमान रेफ्यूजी भी इंडिया में आ सकता है। बीजेपी की मुसलमान वाली पॉलिटिक्स से पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत बेहतर हो गए। दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ इस वक्त ट्रेड को प्रमोट कर रही हैं, एक दूसरे के करीब आ रही हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में दोनों कंट्रीज़ के बीच में वेपन डील भी हो जाए। तो इंडिया के पड़ोस में रह रहे दो बड़े दुश्मन और राइवल्स चाइना और पाकिस्तान इंडिया के सबसे बेहतर दोस्त को साउथ एशिया में अपनी तरफ ले लेंगे और ये एक अलायंस क्रिएट हो जाएगा, चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हथियारों की खरीद फरोख्त भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बिजनेस बढ़ाने वाले हैं। यानी इंडिया जैसे बांग्लादेश को एक दोस्त की तरह देखता था, अब वो वैसे नहीं देख पाएगा। अब जब भी वो अपने मशरक में देखेगा तो उसको दिखाई देगा पाकिस्तान 2.0। और यहाँ पर मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। पाकिस्तान 1971 के बाद से ही कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश के साथ उसके रिलेशंस अच्छे हों और दोनों कंट्रीज़ के बीच में गहरे मिलिट्री टाइज बन जाए, लेकिन आज तक वो पॉसिबल नहीं हो पाया था। यानी पाकिस्तान जिस चीज़ के लिए पिछले 55 साल से मेहनत कर रहा था और नहीं कर पाया था, उसे बीजेपी ने चंद सालों में करके दिखा दिया है। मैं आप सबको चैलेंज देता हूं कि अपनी आंखें बंद कर लो और एक देश पॉइंट आउट करके दिखा दो जो इस वक्त चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में ना हो और इंडिया की बात में बात मिला दे कभी वक्त आने पर। ऐसा कोई देश नहीं है। हर कंट्री के साथ फिलहाल हमारे रिलेशन सही नहीं चल रहे जो हमारे पड़ोस में हैं। हर जगह चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है। ये नेपाल से बोल दे कि साथ दे दे, क्योंकि बीजेपी के दिमाग के अकॉर्डिंग अगर आप सोचोगे तो हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन ऐसा कुछ आपको डिप्लोमेसी में नज़र नहीं आएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में नज़र नहीं आएगा। हालात क्या है ज़रा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। चाइना और पाकिस्तान के बीच में बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। $65 बिलियन का CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। उसके तहत चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ज़्यादा करीब हैं। ये दोनों एक दूसरे से दूर हो ही नहीं सकते। फिर चाइना और बांग्लादेश अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट वो वहाँ पर भी डेवलप्ड कर रहा है। मोंगला पोर्ट उसको मिल चुका है, मिलिट्री टाइज हैं। उसके बाद चाइना और म्यांमार, वहाँ पर भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो हिस्सा डेवलप्ड हो रहा है वो बांग्लादेश के साथ लिंक किया जाएगा, उसके पोर्ट्स के साथ लिंक किया जाएगा। इस रूट के थ्रू चाइना बहुत आसानी के साथ अपने सामान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ले जाएगा और उसको इधर ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ मलाका का यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा। मतलब वो इतने लंबे रूट से बच जाएगा और यहाँ से सामान मंगवा के एक म्यांमार के क्वाकफू पोर्ट, उसके बाद बांग्लादेश के पोर्ट, देन आफ्टर ये लोग इसको अपने यूनान प्रोविंस में ले जाकर और फिर पूरे चाइना में पहुंचा देंगे, या उसी रूट का दूसरी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। फिर आप चाइना और नेपाल के रिलेशंस देख लें। चाइना ने नेपाल के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। नेपाल और चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। नेपाल किसी भी मामले में इंडिया के साथ खड़ा नहीं रहता। वहाँ पर भी सीन वही है जो बाकी सारे पड़ोसी देशों के साथ है। उसके बाद आ जाओ आप श्रीलंका पर, हैवी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर कर्ज का भी प्रेशर है। कुल मिलाकर श्रीलंका भी ना हमारी तरफ से कुछ बोल सकता है और ना बोलेगा। मान लो सब कुछ ठीक होता तो भी वो कुछ नहीं बोलता। ये है हमारे पड़ोस के हालात। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है कि सारे मुसलमान इनके दुश्मन हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अथॉरिटीज़ और मिलिट्री ही नहीं,
इनकी दुश्मन पाकिस्तान की 25 करोड़ की आवाम भी है, जिसमें सारे लोग शुमार होते हैं। और इसी पॉलिसी की वजह से ईरान के साथ रिलेशंस बिगड़े थे। जो इन्होंने किया है उसका खामियाजा एक दिन भुगतना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा जैसे ईरान पहले कभी साथ देता था, उस दिन आपको साथ की ज़रूरत होगी, वो साथ नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर एंटी मुस्लिम हेट्रेड को प्रायोरिटी बनाया गया है। अजीब सी बात करते हैं इनके सारे नेता और इनका मीडिया। वो कहते हैं कि बांग्लादेश में इस्लामी संगठनों और इस्लामी ग्रुप्स ने सरकार के ऊपर कब्जा कर लिया, वो सरकार के ऊपर हावी हो गई हैं, इस ज़ुबान का इस्तेमाल। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि बांग्लादेश जब एक मुसलमान देश है तो वहाँ पर इस्लामी संगठन, इस्लामी ग्रुप, इन वर्ड्स का यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। वहाँ अगर इस्लामी संगठन और इस्लामी ग्रुप्स नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे भाई। अगर इस्लामी छात्र शिविर बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्शन जीत जाएगी तो ये यहाँ रोने चिल्लाने लगेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे कि यहाँ ABVP क्यों जीत जाती है, यहाँ वो लोग क्यों ब्लाइंडली सपोर्ट किए जाते हैं। नहीं, मतलब अपने यहाँ चाहिए एक्सट्रीमिज़म, बाहर वाला चाहिए लिबरल, ताकि ये बाहर वाले के ऊपर हावी हो सकें। सिर्फ यही एक समझदार हैं, बाकी दुनिया पागल है। इंडिया के मुस्लिम यूथ से बस मैं इतना कहूँगा कि लव योर कंट्री, मेक इंडिया प्रॉस्पेरस कंट्री, वर्क फॉर योर कंट्री, बट बी केयरफुल, डोंट बी सो ब्लाइंडेड बाय नेशनलिज्म। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।